अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। आगाज इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको कराची से खबर दें कि कराची में ताजरों के लिए खुशखबरी आ गई है। शहर कायद में अब हफ्ता और इतवार को कारोबार हो सकेगा। सिंध हुकूमत ने कारोबार खोलने की इजाजत दे दी है। कारोबारी सरगर्मियां मखसूस औकात में जारी रहेंगी, ऐसा कहा गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। कारोबार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम एसओपीज के तहत होगा। शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स एसओपीज के तहत खुलेंगी। ये कराची में ताजरों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि शहर कायद में अब हफ्ते और इतवार को भी कारोबार करने की इजाजत सिंध हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। सिंध हुकूमत ने कारोबार खोलने की इजाजत देते हुए कहा है कि मखसूस औकात में सिंध में कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। कारोबार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एसओपीज के तहत होगा और इन्हीं एसओपीज के तहत यह भी कहा गया है कि शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स एसओपीज के तहत खुलेंगी। और इस्लामाबाद से आपको खबर दें कि इस्लामाबाद में हफ्तावार बाजार 2 माह के बाद खोल दिए गए। मेयर शेख अंसर अजीज ने इकदामात का जायजा लिया है। शहरी कहते हैं कि बाहर की निस्बत यहां से चीजें सस्ती और एक जगह से मिल जाती हैं। हमें कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज को फॉलो करना होगा। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वबा के बायस 2.25 माह से बंद हफ्तावार बाजारों को खोल दिया गया। मेयर शेख अंसर अजीज ने H9 बाजार का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर और बाजार इंतजामिया का कहना था कि तमाम एसओपीज को फॉलो किया जाएगा। बाजार खुलने से शहरियों को सस्ते दामों चीजें मिलेंगी, चेक एंड बैलेंस होगा। मकसद जो है इन बाजारों का वो यही है कि जी के अवाम को जो सहूलत पहुँचाना है, और अगर अवाम को यहाँ पे भी अगर सस्ती चीज नहीं मिलेगी तो फिर तो इन बाजारों का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैं खुद भी आया हूँ कि मैं इंश्योर करूँ, देखूँ कि जी यहाँ पे इंतजामात किए हैं, एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हमारे एंट्री गेट तकरीबन 12 के करीब हैं और 12 गेटों पे हमने सैनिटाइज़र जो है वो गेट लगाए हैं, जिसके ऊपर बाकायदा वो सैनिटाइज हो के लोग जो है एंटर होंगे। इसके अलावा अंदर जो है हमने दुकानदारों को बड़ी सख्ती से हिदायत की है कि कोई बंदा जो है वो मास्क के बगैर स्टॉल पे न बैठे। शहरियों ने बाजार खुलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये अच्छा इकदाम है, महंगाई से तंग आ गए थे। रमजान में बंद रहा, हमें बड़ी तकलीफ हुई है। रेडी माफिया और ये जो दुकानदारों ने जो सब्जी फरोश थे, इन्होंने लोगों को दोनों हाथों से लूटा है। और मैं भरपूर अपील करूंगा, एक तो रेट पे कंट्रोल किया जाए। बाजार में आज रेट ठीक है, महंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा इकदाम है। सबसे गुजारिश करूंगी कि कोरोना की वबा आपको पता है कितनी मुश्किलात में हम हैं, तो एसओपीज का ख्याल करें और उसके हिसाब से आप यहाँ आए। हमने तो आना ही होता है ना, लगेगा आस्ता आस्ता कस्टमर आएगा तो चलो रोजी का सिलसिला बनेगा। शहरियों का मजीद कहना था कि कोरोना वबा की वजह से बाजार बंद होने के दौरान ठिये वालों और दुकानदारों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटा। इंतजामिया को बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना की वबा बेकाबू होने लगी है। मुल्क भर में वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 64,028 तक जा पहुंची है, जबकि एक दिन में 57 अमवात भी रिकॉर्ड में आई हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,317 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,931 नए टेस्ट किए गए, जिसमें 2,636 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। अब तक 5,20,017 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। सुबह पंजाब में 22,964, सिंध में 25,309, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, गिलगित बल्तिस्तान में 658, इस्लामाबाद में 2,100, जबकि आजाद कश्मीर में 227 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 57 अफराद जहां भाग हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,317 हो गई। सिंध में 396, पंजाब में 410, खैबर पख्तूनख्वा में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 9, बलूचिस्तान में 43 और इस्लामाबाद में 22 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 22,305 मरीज की हालत तशवीशनाक है। मुअव्विर खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। कहते हैं 24 घंटों में 57 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यकीनन ये वबा फैल भी रही है, इसके केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ्स भी ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, और वेंटिलेटर्स के ऊपर खास तौर पे जो लोग हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। बिगड़ती हुई सूरत हाल है यकीनन,
اور اس کا ہم اظہار آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کیسز اور اموات جو ہیں ان کے بڑھنے کا امکان ہے، لہٰذا اس میں بہت زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں. لیکن جو اہم بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے یا جو ہمارے ہسپتال ہیں ان میں مناسب مقدار میں ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں، خاص طور پہ جو کریٹیکل کیئر میں یا آئی سی یوز میں جو بیڈز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. تو وہ صورتحال جو ہے یقیناً ابھی بہت کنٹرول کے اندر ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں مزید 2 مسیحا کورونا سے جان لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئے. لاہور میں ڈاکٹر ثنا فاطمہ اور پشاور میں ڈاکٹر خانزادہ کی کورونا نے جان لے لی ہے. طبیعت بگڑنے پر دونوں وینٹیلیٹر پر تھے. ڈاکٹر کورونا کے خلاف نبرد آزما فرنٹ لائن سولجرز تیزی سے وائرس کی زد میں آنے لگے. ملک میں مزید 2 مسیحا شہید ہو گئے. لاہور میں مہلک وائرس سے ڈاکٹر ثنا فاطمہ جبکہ پشاور میں ڈاکٹر خانزادہ خالق حقیقی سے جا ملے. لاہور میں کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹر ثنا فاطمہ مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھیں. محکمہ صحت کے مطابق لیڈی ڈاکٹر پرائیویٹ ہسپتال میں کورونا کے مریضوں کے علاج پر تعینات تھیں. لیڈی ڈاکٹر کو 20 مئی کو ہسپتال منتقل کیا گیا. ڈاکٹر ثنا فاطمہ کو کورونا مثبت آنے کے بعد آئسولیٹ کیا گیا، تاہم آج زندگی کی بازی ہار گئی. پشاور میں بھی ڈاکٹر خانزادہ کورونا کی تصدیق ہونے کے بعد 20 مئی کو ہسپتال داخل کیا گیا تھا. طبیعت بگڑنے پر 2 دن قبل انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر خانزادہ نجی ہسپتال میں کورونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے. پاکستان میں شہریوں کے علاوہ اب ڈاکٹروں کی بڑی تعداد بھی کورونا سے متاثر ہو گئی ہے. سیکرٹری ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے تصدیق کی ہے کہ اب تک کئی ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا میں اب تک 2 ڈاکٹر جان کی بازی ہار گئے ہیں. سندھ میں کورونا سے ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 31 مریض انتقال کر گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کورونا کے 804 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جن میں سے صرف 589 کا تعلق کراچی سے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کورونا وائرس کی صورتحال سے متعلق اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ بھر میں کورونا سے 31 مریض انتقال کر گئے ہیں، جو انتہائی تکلیف دہ بات ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. انہوں نے اپنے جاری کردہ بیان میں مزید کہا کہ آج 804 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 589 کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے بتایا کہ اب تک کورونا کے باعث سندھ میں 427 مریض انتقال کر چکے ہیں. اور اب بات پاکستان ریلوے کی، تو ریلوے نے عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرین آپریشن میں مزید 5 ٹرینیں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جزوی طور پر چلنے والی 15 اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینز کو غیر مدت تک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مسافروں کی پریشانی اور جزوی ٹرین آپریشن کی بحالی کے بعد ریل گاڑیوں میں رش کے پیش نظر وزارت ریلوے کا اہم فیصلہ. ریلوے حکام کا ملک بھر میں جزوی ٹرین آپریشن پر چلنے والی 15 اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینوں کو غیر معینہ مدت تک چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا. ٹرینوں میں لوگوں کے رش کے پیش نظر ٹرین آپریشن میں مزید 5 ٹرینیں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹرین آپریشن میں شامل کی جانے والی ٹرینوں میں شالیمار ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، سر سید ایکسپریس، رحمان بابا اور ہزارہ ایکسپریس شامل ہیں. مزید 5 ٹرینوں کو موجودہ ٹرین آپریشن میں شامل کرنے کے حوالے سے چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان گیلانی 30 مئی کو وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو آگاہ کریں گے. لاک ڈاؤن کے بعد بحال ہونے والی ٹرین آپریشن میں 15 ٹرینیں مختصر اسٹاپس کے ساتھ لاہور، کراچی، راولپنڈی، سکھر، کوئٹہ اور پشاور کے درمیان چل رہی ہیں، جبکہ سفر کرنے والے حضرات ان ٹرینوں میں 3 ماہ قبل کی آن لائن ایڈوانس بکنگ بھی کروا سکتے ہیں، جبکہ ریزرویشن دفاتر میں بھی ایک کاؤنٹر ایڈوانس بکنگ کے لیے کھولا گیا ہے. نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. سمندری راستے سے پاکستان کے ساتھ تجارت کے لیے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. افغانستان کے لیے 16,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد لے کر بحری جہاز گوادر پہنچا ہے. سمندری راستے سے پاکستان کے ساتھ تجارت کے نئے دور کا آغاز مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں بتایا کہ سمندری راستے سے پاکستان کے ساتھ تجارت کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں افغانستان کے لیے 16,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد لے کر بحری جہاز گوادر پہنچا
पहुंचा है। मुशीर तजारत का कहना है कि गवादर पोर्ट से अफगानिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड की शुरुआत हो गई है और बैरून मुल्क से अफगानिस्तान भेजी जाने वाली खाद को पाकिस्तान में पैक किया जाएगा। उनका कहना था कि पहली बार खाद को मकामी सतह पर बैग में पैक किया जाएगा और बैरूनी पोर्ट से पैक होकर नहीं आएगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद का मजीद कहना था कि गवादर से खाद पैक करके ट्रकों के जरिए अफगानिस्तान भेजी जाएगी। मुशीर तजारत ने कहा कि खाद उतारने के लिए पैकिंग और ट्रकों पर लोडिंग से मकामी अफराद को रोजगार भी मिलेगा। सिर्फ मकामी अफराद को रोजगार देने से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर एक तरफ कारोबार करने और नौकरी पेशा अफराद इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस बहरान में भी इंश्योरेंस कंपनियों की चांदी हो गई है। गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाने वाले सारिफीन कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज हमारी पॉलिसी पर नजरसानी करे। तफसीलात बताएंगे ता हुसैन। सुनसान सड़क, न बाइक न गाड़ी, दीगर ट्रैफिक भी सड़कों से गायब। ये मनाजिर हैं रोशनियों के शहर कराची के, जहां कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत सिंध की जानिब से घरों में रहने की हिदायत की जा रही है। पाकिस्तान में जून 2019 के एदाद शुमार के मुताबिक 30,43,593 गाड़ियां जबकि 1,74,65,880 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं। मालकान अपनी गाड़ियों को सड़कों पर लाने से कबल किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए इन गाड़ियों का बीमा करवाते हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा वसूल किया जा सके। कोरोना वायरस की वबा ने जैसे ही शिद्दत इख्तियार की तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रोजाना की बुनियाद पर चलने वाली हजारों गाड़ियां और लाखों मोटरसाइकिलों की तादाद चंद सौ के करीब रह गई और मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान इन गाड़ियों की तादाद सड़कों पर न होने के बराबर रही है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान गाड़ियों के सड़कों पर न आने की वजह से हादसात में नुमाया कमी आई है, जिसका सारा फायदा इंश्योरेंस कंपनीज को पहुंच रहा है। सारिफीन कहते हैं कि हमारी गाड़ी की माहाना औसत 6,000 किलोमीटर है, जबकि इन 2 माह के दौरान हमारी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 600 से 650 किलोमीटर चली है। एक्सीडेंट का रिस्क मुकम्मल खत्म हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनी से मुतालबा करते हैं कि हमारी पॉलिसी में 2 माह का इजाफा किया जाए। मार्च से लेकर के अब तक के मेरी गाड़ी कोई 100 से 150 किलोमीटर चली है, रोड पे चली नहीं है मेरी गाड़ी। और मेरा मार्च में मेरा जो है वो तकरीबन इंश्योरेंस ख़त्म होना था। अब मार्च में ख़त्म होना था, मेरी गाड़ी नहीं चली। मैं चाहता हूं कि कंपनी इस पे नजरसानी करे कि 2 महीने के जो लॉकडाउन में गाड़ियां रही हैं घरों में, तो रोडों पे तो निकली नहीं है, तो कम से कम कस्टमर्स को उनके ये 2 महीने के जो पैसे हैं वो रिफंड कराए जाएं। गाड़ियों का इंश्योरेंस हुआ है, मगर हमारी गाड़ी 2 महीने से रोडों पे तो निकली नहीं है, घर में ही खड़ी हुई है। और जिस तरह हुकूमत दूसरे लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, उसको चाहिए कि हमारे साथ भी थोड़ा ताउन करे और 2 महीने का इंश्योरेंस या तो हमें उसकी डेट एक्सटेंड की जाए या फिर हमें उसका कुछ न कुछ बेनिफिट दिलवाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी की इंतजामिया कहती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ रोड एक्सीडेंट शामिल नहीं होता, बल्कि कार चोरी, खड़ी गाड़ी में दीगर कोई और नुकसानात हो जाना, टोटल लॉस हो जाना, ये सब शामिल है। रोड एक्सीडेंट में कमी जरूर आई है, लेकिन गाड़ियां चोरी भी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। 2 माह से इंश्योरेंस करवाने वाले अफराद की तादाद आम हालात के मुकाबले में 1% भी नहीं है। गाड़ियों के मालकान कहते हैं कि हमारी गाड़ियों की रनिंग 2 माह से न होने के बराबर है। इंश्योरेंस कंपनीज हमारी पॉलिसीज में 2 माह का इजाफा करे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। वजीर खुराक सैयद फखर इमाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। States of India for the first time up to Orissa, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. They have even gone into UP, Uttar Pradesh, where they had never been before. Normally they used to stick around Rajasthan in this area in the past. So we can now see that this is a larger than one country. Our neighbor Iran has a very large attack right now in 3 of the different areas, and we are expecting on a very large scale, and this is where we have to be very, very conscious, that in about 3 to 4 weeks the swarms will come in from Iran. We are also told that in the month of June and July swarms may come in from the Horn of Africa. So we have to be extremely attentive, we have to be on our toes, and we have been extremely we have actually laid the basis.
ordered 6 new planes, which we hope will be coming to Pakistan in the next few weeks. 2 will come within a month, then 2 after another 8 to 10 weeks. And this will give us, overall we have about 5 helicopters which are equipped to take this on, and we are hoping that with about 16 plus 1, 17 aircraft in about 2 to 3 months time, we will be able to tackle this major swarms which come into Pakistan in a very coordinated way. The coordination between the provinces, the federation, the federal government has been, I think, by and large, extremely good. There are 2 chemicals which are used. Malathion is used on the desert and non-cropped areas. On cropped areas, there's the chemical used is lambda. So you have to be very careful in the way this is used, because you have to hit where it hurts. FAO is the guiding force for not only Pakistan, for the rest of the world. The FAO is the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and they give us advance information. This National Locus Coordination Center that we have set up will give us a daily, hopefully a daily prediction like the weather conditions. We will go on the air and they will give us where the next locust attack is likely to come from. So this is going to be a very major breakthrough. It also shows how serious the government is, کہ کتنی سنجیدگی ہے ہمارے حکومت میں, کہ روزمرہ جیسے آپ کو ویدر کی ایک فورکاسٹ ملتی ہے, روزمرہ آپ کو لوکسٹ کی فورکاسٹ یہاں سے دی جائے گی اسلام آباد سے, اور آگاہی آپ کو ہوگی. جیسے آج کے 60 اضلاع میں یہ گھوم پھر رہی ہے, کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو 24 گھنٹے پہلے اطلاع کی جائے کہ یہ کہاں سے جائے گی. اور اس سے یہ فرق بنے گا, کیونکہ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. بہت سالوں کے بعد یہ وبا یہاں آئی ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے پلانٹ پروٹیکشن کا, اس کے ہمارے پاس صرف 31 ماہرین تھے, بڑے وہ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ لوگ ہیں. اور اب ایمرجنسی کے تحت 100 انٹمالوجسٹ کو ریکروٹ فوری طور پر کیا جائے گا. 100 پرسنل ان کے ساتھ اور رکھے جائیں گے, جس میں اسسٹنٹس ہوں گے, ڈرائیورز ہوں گے اور ان کے سٹاف کے لوگ ہوں گے. یہ اب آپ کو بتائیں کہ افریقہ سے آنے والے ٹڈی دل کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں یلغار, فصلیں, چارے کے کھیت اور باغات سب کو تباہ کر کے دہشت مچا دی ہے. حکومت کی لاپرواہی ٹڈی دل کی افزائش اور کسانوں کے نقصان میں اضافہ کرنے لگی ہے. ٹڈی دل کسانوں کی محنت کھا گئی. بلوچستان, سندھ اور پنجاب کے زرعی علاقوں میں ٹڈی دل کے غول حملہ آور ہو گئے. علاقوں میں ٹڈی دل کے غول حملہ آور ہو گئے. لاکھوں ایکڑ پر پھیلی گنا, کپاس, مکائی, سورج مکھی, آم کے باغات اور چارے کے کھیتوں میں کچھ نہیں چھوڑا. ٹڈی دل سب کھا گئے. خریف کا سیزن شروع ہونے کی وجہ سے ہر طرف پھیلی ہریالی کے حسن ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے ماند پڑ گیا ہے. جہاں ہر سو ہریالی تھی, اب وہاں برباد کھیتوں کے منظر نظر آتے ہیں. ماہرین زراعت کے مطابق ٹڈی دل کے حملے کی لہر گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ شدید ہے. کسانوں نے حکومت سے فوری فضائی سپرے کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے. ٹڈی دل کے حملے سے مہراب پور, ٹھری میروا تحصیل کے سرحدی علاقے ٹنڈو میر علی, باغ بچھرا, پیروسن, بلودا کھاڑا, پیر ویل, کابل, موجائی سب سے زیادہ متاثر ہیں. ٹڈی دل نے کپاس اور دیگر کھڑی فصلوں, کریلا, توری, بھنڈی, پالک, ٹینڈے, کدو, بینگن, گوار سمیت دیگر سبزیاں چٹ پٹ ختم کر کے دہشت مچا دی ہے. نوشہر و فیروز, خیرپور اضلاع کے دیگر علاقوں میں ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے سبزہ اور پھلدار درخت, آم, کھجور, فالسا, لیمو, کیلے, تربوز, خربوزہ, پپیتے کا صفایا کر ڈالا ہے. کسانوں اور زمینداروں کا کہنا ہے حکومت نے کورونا وائرس مرض کی وجہ سے ٹڈی دل کو بالکل نظر انداز کر کے ہمیں ٹڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ٹڈیوں کے جھنڈ سے مقابلے کے لیے لوگ مقامی سطح پر فائرنگ, ڈھول, تھالیاں بجا کر انہیں بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. مقامی کسان, زمیندار صوبائی اور وفاقی حکومت سے امداد کے منتظر ہے. حکام نے ابھی تک ٹڈی دل کے حملوں کے نقصانات کا تخمینہ نہیں لگایا ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کریں گے طیارہ حادثے کی تو کراچی میں گرنے والے PIA کے جہاز کا 80% ملبہ اٹھانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. ایئر بس ماہرین نے ہیلی کاپٹر میں حادثے کے مقام اور رن وے کا معائنہ کیا اور تصاویر بنائی. عطا حسین اس پر رپورٹ کر رہے ہیں.
कराची में तैयारा गिरने के वाकये की तहकीकात के लिए तैयारा साज कंपनी एयरबस के माहिरीन की टीम आज भी सुबह सवेरे हादसे के मुकाम पर पहुंची। टीम के हमरा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन के माहिर भी मौजूद थे। बदकिस्मत तैयारे का भारी मशीनरी की मदद से 80% मलबा उठा लिया गया और मलबे से भरे मजीद 3 ट्रक एयरपोर्ट वर्कशॉप मुंतकिल किए गए। तबाहशुदा जहाज का एक इंजन अभी भी एक मकान की छत पर मौजूद है, जिसे स्नार्कल की मदद से उतारा जाएगा। तैयारे के एक इंजन को गुज़िश्ता रोज एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया था। ज़राए के मुताबिक जहाज की बाकियात को डायग्राम की शक्ल में जोड़कर फ्रांसिक तहकीक की जाएगी। एयरबस माहिरीन ने हेलीकॉप्टर के जरिए हादसे के मुकाम का मुआयना किया और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से अक्कासी की। टीम ने रनवे का भी फिजाई जायजा लिया। टेक ऑफ पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट के दरमियान हेलीकॉप्टर की सीधी परवाज उड़ाई गई। अक्स बंद किए गए मनाजिर की वीडियोस एयरबस के हेडक्वार्टर फ्रांस भेजी जाएंगी, जो वाकये की तेज तर तहकीकात में मावन साबित होंगी। गुज़िश्ता रोज तहकीकाती टीमों की मौजूदगी में मलबे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मिल गया था, जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन को कराची फिजाई हादसे में जाँ बहक अफराद के खानदानों को जल्द अज जल्द मुआवजा फराहम करने की हिदायत कर दी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक ने मुलाकात की और कराची में तैयारा हादसे के बाद रिलीफ के इकदामात, मुतासरीन की मदद और तहकीकात में पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA का कहना था कि अब तक 44 मैयतें लवाहिकीन के हवाले की गई हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि तैयारा हादसा बड़ा सानिया है, जिस पर पूरी कौम सोगवार है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने PIA की जानिब से तैयारा हादसे के बाद रिलीफ इकदामात और इमदादी सरगर्मियों को सराहा। उनका कहना था कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत के लिए राब्ता करूंगा। वफाकी हुकूमत PIA तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करेगी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की अदालत में जहाज हादसे की तहकीकात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत शुरू होते ही अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि PIA जहाज हादसे की रिपोर्ट कब तक आएगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 22 जून तक रिपोर्ट आ जाएगी, जिसे वजीर आजम की हिदायत पर अवाम के सामने लाया जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से मुखातिब होते हुए कहा कि पहले हुकूमत को रिपोर्ट पब्लिश करने दें, बाद में नोटिस जारी करेंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट आने से पहले कैसे नोटिस जारी करें? तैयारा हादसे पर सिविल एविएशन ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। कौमी एयरलाइन हादसे से मुतालिक दायर दरख्वास्त में एडवोकेट इकबाल काज़मी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी एयरलाइन के लिए मखदूश हालत में तैयारों का खरीदना और उड़ाना मुसाफरों और अमले की जान से खेलने के मुतरद्दिफ है। लाहौर से कराची आने वाले PIA तैयारा हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। PIA के जहाजों पर सफर करने वाले रोजाना 800 से ज्यादा मुसाफरों की जान को खतरा है। अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट के मजमूई हजम में 10% इजाफे का फैसला। आइंदा माली साल के लिए 7,500 अरब से ज्यादा का वफाकी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। बजट की तैयारियों की रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। हुकूमत की जानब से वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 2 जून को वफाकी काबीना का अहम इजलास होगा, जिसमें बजट की तजावीज़ पेश की जाएंगी और फिर उसे 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 12 जून से कबल बाकायदगी के साथ बजट ब्रीफिंग भी लेंगे, जबकि वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट के मजमूई हजम में 10% इजाफे का फैसला भी किया है और आइंदा माली साल के लिए 7,500 अरब रुपए से ज्यादा का वफाकी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 530 अरब रुपए तक मुख्तस किए जाने की तवक्को है। बजट में तामीराती सनत को खुसूसी मराहत देने का फैसला भी किया गया है, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब से ज्यादा मुख्तस किए जाने की तजवीज़ पेश की गई है। ज़राए बताते हैं कि बजट महसूलात का हदफ 4150 से 4500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान है। ज़राए का दावा है कि आइंदा बजट में बुनियादी अशिया खुर्दोनोश पर टैक्स की शरह में मजीद कमी की जाएगी, जबकि कोरोना से निमटने और कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का भी इम्कान है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात बढ़ती महंगाई की तो तब्दीली सरकार के अवाम दोस्त दावे कागजी घोड़े साबित होने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आवाम की दुहाइयां भी काम न आई। अवामी हुकूमत की दावेदार तहरीक इंसाफ अवाम के लिए अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी न कर सकी।
सरकार के सरकारी इदारे के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी मजीद 7 पैसे फी किलो महंगी हुई है। चीनी की कीमत बढ़कर 81 रुपए 40 पैसे फी किलो तक पहुँच गई है। अदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भी महंगाई में इजाफा जारी रहा था। एक हफ्ते के दौरान जिन 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ उनमें से आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 10 रुपए 45 पैसे रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन 5 रुपए 25 पैसे फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, दूध और गोश्त की कीमतों में भी 1 से 1.5 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 9 अशिया की कीमतों में मामूली कमी भी हुई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 1 रुपए 32 पैसे फी किलो सस्ता हुआ। लहसुन की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान दाल चना 2, दाल माश 1 रुपया फी किलो सस्ती हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर एक हफ्ते के दौरान 14 रुपए 30 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते के दौरान अंडे, केले और प्याज की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। हालिया हफ्ते के दौरान 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम भी रहा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आसमान से बातें करती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। पेशावर के शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई के खात्मे का ऐलान करके भूल ही गई है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। गरीब तबका आज तक जो सड़कों पे भीख मांगने के मजबूर हो गए, ये इन मौजूदा हुकूमत की वजह से। हुकूमत से ये दरख्वास्त करता है कि ये हुकूमत उठे, ये से पूछ ले कि ये महंगाई हुकूमत की तरफ से इतना नहीं है, लेकिन ये आवाम, दुकानों वाला, ये मार्केटों वाला, ये जो है ना महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करें ना तो लॉकडाउन से पहले भी महंगाई बहुत ज्यादा थी। लॉकडाउन के बाद तो इतनी महंगाई ज्यादा हो गई कि और महंगाई की गर्मी में ठंडी हवा का झोंका। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी है। समरी वजारत पेट्रोलियम डिवीजन को भी भेज दी गई है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद 1 जून से नई कीमतें नाफिजुल अमल होंगी। कामरान चौधरी इस पर रिपोर्ट करेंगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेशन अथॉरिटी ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई समरी में पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे कमी की तजवीज पेश की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफा तजवीज किया गया है। ओगरा ने लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे कमी की सिफारिश की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। कोरोना लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हुई है, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बायस भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के ऐलान को पेशावर के कुछ शहरियों ने तो सराहा और कुछ ने तो ये भी कहा कि पेट्रोल सस्ता होने से उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब्जी की कीमतों और किरायों में कमी करने के लिए इकदाम करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फैसला है, अवामी मफादात के लिए बहुत बेहतर है। इससे वाज़ेह कमी आएगी महंगाई में और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। सारे अवाम उसको सराहते हैं। बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें और भी कमी होनी चाहिए। इसमें अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस को भी कम हो जाना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर ये गुड ट्रांसपोर्ट चलती है, जिसमें सर समझ लें कि अगर सब्जी भी हो जाए तो उसको भी कम होने, फ्रूट है उसको भी कम हो जाना है। लेकिन जिस तरह पेट्रोल के रेट हमारे मुल्क में कम होते जा रहे हैं, लेकिन उस तरह हमें महंगाई का तनासब बढ़ता जा रहा है, जिसको कम हो जाना चाहिए था। पेट्रोल तो सस्ता किया, यानी 120 पे थे, 110 पे थे, 115 पे थे, 180 पे आ गया। इस तरह डीजल भी आ गया, लेकिन आवाम का उसका कोई फ़ायदा नहीं। आम आवाम को उसका कोई, क्योंकि कीमतें जब हम आते हैं और करियाने से वगैरह दवाइयों से, जो भी दुकान जहाँ से हम कोई चीज़ लेते तो वही कीमत होता है। तो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैं पेट्रोल का क्या करूं? हम तो गरीब लोग हैं, हमको जो है खाना पीने का अशिया जो है इसको सस्ता करना चाहिए। दाल सब्जियां वगैरह, ये जो अभी मुर्गी है, मुर्गी 260 रुपये फी किलो मिलती थी, तो हम खा नहीं सकते थे। हमारा जो है 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम जो है 1500 का वो खर्चा है घर का, तो हम 500 रुपये कहाँ से लाएंगे। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। मुआवने खसूसी बराए एहतसाब की तकर्रुरी पर सवाल जवाब भी शामिल हैं।
जस्टिस काजी फैज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जमा कराए गए जवाब में जो सवालात उठाए हैं उनमें कहा है कि शहजाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा। उन्होंने सवाल किया कि क्या ईस्ट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इख्तियार दिया गया, क्या असासा रिकवरी के चेयरमैन के लिए दरखास्तें तलब की गई, क्या शहजाद अकबर का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुआ। इन 3-4 सवालात के जवाब मनफी में हैं तो कैसे मुलाजमत पर रखा गया, इनकी मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या है, क्या मौसूफ पाकिस्तानी है, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने जमा कराए गए जवाब में कहा है कि असासा रिकवरी यूनिट कानूनी न होने पर खर्च की जाने वाली रकम अवाम के पैसे की चोरी है। शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट के जज और अहले खाना के बारे में मालूमात गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी की, अपने और अपने खानदान के बारे में कुछ जाहिर क्यों नहीं किया, इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है, कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराना शुरू किए। उन्होंने सवाल किया कि शहजाद अकबर ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया, अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए, शहजाद अकबर की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने मजीद पूछा है कि क्या शहजाद अकबर की बीवी और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं, क्या अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में ये भी कहना है कि अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान, विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर की तकून है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया है। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिया कि आसिफ अली जरदारी को सिर्फ आज की हाजिरी से इस्तिस्ना दे रहा हूँ, आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी हर सूरत अदालत में पेश हों। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की सदा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को इनकी रिहायशगाहों पर समन वसूल कराएं। अनवर मजीद अस्पताल में जेर इलाज हैं, वहाँ समन वसूल नहीं किया गया। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की सदा मुस्तरद करते हुए तोशाखाना केस के मुलजमान को 11 जून को फिर तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी 11 जून को हर सूरत में पेश हों। जबकि दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, न कभी गैर कानूनी काम किया, नैब ज्यादा नहीं नैब ज़दा हूं। वजीर आजम कुछ सूबों का नहीं पूरे मुल्क का होता है। एलिगेशन था मेरे ऊपर, वो ये था कि मैंने जो किंग ने, सऊदी अरेबिया के किंग ने 2 कारें दी थी, एक फारूक लगारी साहब को और एक मियां नवाज शरीफ साहब को। फारूक लगारी साहब ने अपने हिस्से की जो कार थी वो उन्होंने ले ली। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क में नहीं थे, वो एग्जाइल में थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक मेरी कार भी है जो सऊदी किंग ने दी थी जनरल मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ ने या पता नहीं किसने, उन्होंने तो फारूक लगारी को दे दी है, मगर मेरी जो है मुझे भी वैसे ही दी जाए। अब आपको बताएं कि एआईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि सहाफ़ी अजीज मेमन को दुश्मनी पर कत्ल किया गया, मौत अभी नहीं थी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने इंकशाफ किया है कि तफ्तीश के दौरान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सहाफ़ी अजीज मेमन को कत्ल किया गया, उनकी मौत अभी नहीं थी। अजीज मेमन के कत्ल का मास्टरमाइंड मुश्ताक सेहतू है। नजीर सेहतू ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। नवाबशाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एआईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि मुलजिमान ने खुद को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कानून की गिरफ्त से न बच सके। तफ्तीश के दौरान तमाम इदारों ने मुकम्मल ताउन किया। कत्ल केस में अब तक 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, मजीद 5 को गिरफ्तार करना बाकी है। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अदम तैयारी या फिर शिकायत के अजाले में नाकामी। चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात से ऐन वक्त पर मुआज़रत कर ली। सादिक संजरानी ने चेयरपर्सन एफबीआर से जाती हैसियत में जवाब तलब कर लिया है। मामले की तफसीलात बताएंगे कामरान चौधरी।
चेयरपर्सन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नुशीन जावेद का गैर जिम्मेदाराना रवैया। तयशुदा मुलाकात के ऐन वक्त पर दूसरी मर्तबा मुलाकात से माजरत कर ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के लिए नुशीन यूसुफ का रवैया बाइस तशवीश बरमी का इजहार करते हुए जाती हैसियत में जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानब सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानब से भी चेयरपर्सन FBR नुशीन जावेद के नाम मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी चेयरपर्सन FBR के रवैये पर सख्त नाला है। मरासले के मुताबिक चेयरपर्सन FBR तयशुदा मुलाकातों से माजरत कर चुकी है। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मरासले में कहा गया है कि चेयरपर्सन FBR जाती हैसियत में गैर जिम्मेदाराना रवैये पर वजाहत पेश करें। मरासले के मतन में कहा गया है कि गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक को भेजा जा सकता है। चेयरमैन सेनेट और चेयरपर्सन FBR की अप्रैल और मई में मुलाकातें शेड्यूल थीं। इससे कबल पॉलिसी बोर्ड के मेंबर सेनेटर कोहदा बाबर भी चेयरपर्सन की गैर जिम्मेदाराना रवैया से मुतल्लिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को आगाह कर चुके हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। UN अमन मिशन के आलमी दिन के मौका पर अपने बयान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आज के दिन पाकिस्तान अपनी बहादुर आर्म्ड फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद में मनाता है। अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान भी UN चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। गरीब और नादार लोगों के लिए सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी ने पेशावर के शहरियों के दिल जीत लिए हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई और मौजूदा सूरत हाल के तहत एक वक्त की रोटी किसी गरीब को मिलना किसी नेमत से कम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है जी, ये गरीब लोगों को मदद मिलेगी। और आजकल लॉकडाउन है, गरीब लोग तबका जो है ना वो घर में बैठे हुए, रोजगार नहीं चल रहे, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा कैंपेन शुरू है। आप लोगों ने बहुत अच्छी कैंपेन शुरू की है, इस पे मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। और मालदार लोगों को चाहिए कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि गरीब लोगों का पेट पल सके। ये एक बहुत अच्छी काविश है, स्पेशली आजकल के दिनों में चूँकि कोरोना भी फैला हुआ है, तो इससे ये होगा कि गरीब जो है उसका पेट कम से कम भर सकेगा। चैनल वालों ने जो कैंपेन शुरू की है मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है, हम इसकी काविश को सलाम पेश करते हैं। सक्खर में सच टीवी की जानिब से जो ये नेकी की टोकरी का इक़दाम किया गया है, ये एक बेहतरीन इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सक्खर में भी नेकी की टोकरी का जो आगाज़ किया है उसमें एक बहुत अच्छा इक़दाम है सच चैनल वालों का कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, किसी के लिए मदद के लिए नहीं जा सकते, तो वो खामोशी से वहाँ आके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होती है वो उसमें से पूरी कर लेते हैं। ये सच न्यूज़ जो कैंपेन शुरू किया है, इनको चाहिए कि अमीर लोग इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, गरीब लोग जो एक दिन का काज एक टाइम का मिल सकता है। बहुत शुक्रगुजार है कि वो उसने गरीब की आवाज़ बुलंद की हुआ है और हम सच टीवी वालों को सलाम करते हैं। ये नेकी की जो टोकरी है ये वैसे बहुत अच्छा काम है और गरीब लोगों के लिए इसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और मालदार और जितने सरमायादार लोग हैं उनको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि तुर्की में कोरोना लॉकडाउन में नरमी। SOPs के मुताबिक तमाम मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। आपको बता रहे हैं कि तुर्की में कोरोना लॉकडाउन में नरमी की गई है। SOPs के मुताबिक तमाम मसाजिद में आज नमाज जुमा अदा की गई है। और ईरान का चौथा तेल बरदार बहरी जहाज भी वेनेजुएला की खुसूसी इख्तिसादी जोन में दाखिल हो गया है। खुले समंदरों में जहाजों की आमदोरफ्त की निगरानी करने वाले इदारे मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक ईरानी तेल बरदार बहरी जहाज फॉक्सन जुमेरात को वेनेजुएला की खुसूसी इख्तिसादी जोन में दाखिल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल बरदार बहरी जहाज जनूबी अमरीका की शुमाली साहली पट्टी के रास्ते वेनेजुएला के साहिलों की जानिब हरकत कर रहा है, ताहम अभी इसके लंगरअंदाज होने की जगह वाज़ेह नहीं हो सकी। इससे पहले 3 ईरानी तेल बरदार जहाज वेनेजुएला पहुंच चुके हैं, जिन्हें वेनेजुएला की फौज ने अपनी हिफाजत में लेने के बाद बंदरगाहों तक पहुंचाया। गुज़िश्ता दिनों इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने इत्तेहादी मुल्क वेनेजुएला की इक्तिसादी हिमायत की गर्ज से तेल से लदे 5 बहरी जहाज रवाना किए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में नए सरबराह के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। भारतीय इंतहा पसंद क्रिकेट की तकरीम को तबाह करने के लिए एक बार फिर अपना सदर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं।
मनोहर आइंदा मुद्दत के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। आइन के मुताबिक मौजूदा डायरेक्टर्स में से एक और गुज़श्ता 6 साल से ओहदे पर न रहने वाला कोई साबिक डायरेक्टर भी उम्मीदवार बन सकता है। इंग्लिश बोर्ड के चेयरमैन कोलिन ड्रेविस को सबसे मजबूत उम्मीदवार ख्याल किया जा रहा था। ये तवक्को भी हो रही थी कि उन्हें भारतीय लॉबी की हिमायत भी हासिल होगी, मगर BCCI ओहदेदारों की जानिब से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने के बयानात से सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। भारत की जानिब से सौरव गंगोली का नाम लिया जा रहा है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर ग्रेम स्मिथ ने सौरव गंगोली की हिमायत कर दी तो सदर क्रिस मुखालिफत में सामने आ गए थे। भारतीय लॉबी के फिर इक़्तिदार में आने से जहां बिग थ्री का मुर्दा फिर जिंदा हो जाएगा, वहां क्रिकेट को माजी की तरह नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। ताहम इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देता है। कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक का कहना है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक एजाज है और वो इस पेशकश पर बहुत खुश हैं। मैं सकलैन मुश्ताक, PCB ने मुझे बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी है और मैं ये समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत ही बाइस इज्जत भी है और बाइस फख्र भी है। हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इंशाल्लाह बखूबी निभाऊंगा। अपना सारा एक्सपीरियंस, अपनी सारी स्किल्स खिलाड़ियों के अंदर ट्रांसफ़र करूंगा। खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा ताकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अहम खबरें आपने जानी, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।